अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5.4 के पार्ट 2 में हम लोग आ चुके हैं। जानते हैं कि वीडियो बहुत तेज हो चुका है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। तो मेरा फ़ोन टूट गया था तो उसमें ही काफ़ी वक्त लग गया मुझे। तो फिलहाल हम लोग 5.4 के सेकेंड पार्ट में हैं। फर्स्ट पार्ट हम जानते हैं कि फ़ोन टूटने की वजह से मुझे वो PDF बना के उसके ऊपर ओवर वॉइस करना पड़ा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। पर अभी फ़िलहाल ठीक है तो उनका थोड़ा कंडीशन। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है और उनका क्या इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाता है। ठीक है, दो तरीके से हम लोग बचा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। एक है मेरा एक्स सितु कॉन्जर्वेशन और एक है इन सितु कॉन्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्स सितु क्या होता है और दोनों का डिफिनेशन देखेंगे और फिर कैसे उसको बचाया जाता है वो जानेंगे हम लोग। एंड आई एम रियली सॉरी कि आवाज़ पता नहीं क्यों ज़्यादा नहीं हो रहा है। माइक भी यूज़ कर रहे हैं फिर भी सराउंडिंग का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है मेरे आवाज़ से। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। हम देख रहे हैं अगर कोई और माइक मिला तो उसको यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ अभी फ़िलहाल आप लोग थोड़ा सा हेडफोन लगाया करिए तो आपको बेहतर साउंड क्वालिटी सुनाएगा। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक्स सितु कॉन्जर्वेशन से। एक्स सितु कॉन्जर्वेशन का मतलब होता है बेटा कि जब एनिमल्स या प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट जहाँ पर वो रहते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं, वहाँ से हटा करके हम लोग किसी और जगह पर लेकर के जाएंगे और उनकी परवरिश करेंगे, उनको बचाएंगे, उनकी तादाद को बढ़ाएंगे एंड देन उसके नेचुरल हैबिटेट में हम लोग छोड़ देंगे। तो ऐसा बचाने का तरीका एक्स सितु कंजर्वेशन कहलाता है। इस एक्स सितु कंजर्वेशन में जियोलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन एंड क्रायो प्रिजर्वेशन आता है। जियोलॉजिकल गार्डन ऐसे गार्डन होते हैं बेटा जहाँ पर एनिमल्स को बचाने के लिए हम लोग रखते हैं। उन एनिमल्स को स्पेशली जो आहिस्ते आहिस्ते जिनकी तादाद कम हो रही है उन एनिमल्स को बचाते हैं, उनका रिप्रोडक्शंस करवाते हैं एंड देन उसके बाद से जब उनकी तादाद अच्छी खासी हो जाती है या फिर वो सेहतमंद हो जाते हैं तो उनको वापस हम लोग जंगल में छोड़ देते हैं जो उनका नेचुरल घर है। तो यहाँ पर बेटा ये होता है जियोलॉजिकल गार्डन। पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 1500 जियोलॉजिकल गार्डन है और इंडिया में 54 जियोलॉजिकल गार्डन है। अलीपुर जियोलॉजिकल गार्डन कैलकाटा में पाया जाता है। एक है आपका नंदनकरन जियोलॉजिकल गार्डन जो उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन ऐसे गार्डन होते हैं बेटा जहाँ पर प्लांट्स को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। तो प्लांट्स को जो बचाया जाता है उनको एक उनके नेचुरल हैबिटेट से हटा करके हम लोग क्या करते हैं जियोलॉजिकल गार्डन बॉटनिकल गार्डन में लेकर के आते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनको जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और फिर क्या होता है जब उनकी तादाद बढ़ जाती है, जब वो अच्छे से बीज पैदा करने लगते हैं तो उन सारे बीजों को उनके नेचुरल हैबिटेट में लगा दिया जाता है। हमारे यहाँ पर इंडिया में AJC घोष बॉटनिकल गार्डन जिसको हम लोग सिर्फ बॉटनिकल गार्डन भी कहते हैं वो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। यहीं पर दुनिया का सबसे पुराना बनियान ट्री जो है पाया जाता है जिसकी उम्र अप्रॉक्सीमेटली 250 ईयर्स है। नेक्स्ट है बेटा आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है बेटा? क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स को नहीं बचा रहे, हम लोग क्या करते हैं उनके अगर एनिमल्स है तो उनके स्पर्म और ओवम को प्रिजर्व करके रख देते हैं, या फिर कोई प्लांट है तो उसके सीड्स को, पॉलिन को या फिर उनके टिश्यूज को क्या किया जाता है बचा के रख दिया जाता है ताकि उनके सीड्स, उनके टिश्यूज, उनके स्पर्म से हम लोग नया एनिमल्स या प्लांट्स को पैदा कर सके। यही होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में सीड्स, पॉलिन ग्रेन, ओवम, स्पर्म, टिश्यू, DNA इनको किस में रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है जिसकी दर्जा हरारत कितना होती है? -196 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ याद रखने वाला है कि किस में रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में। और टेम्परेचर क्या होती है लिक्विड नाइट्रोजन की? 196 डिग्री सेल्सियस। और एक हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्रायो प्रिजर्वेशन है वो आपका NVGR क्रायो प्रिजर्वेशन यूनिट जो दिल्ली में पाया जाता है। हमारे यहाँ पर अगर वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ पर कल्याणी क्रायो प्रिजर्वेशन यूनिट है जो ये काम को करते हैं। तो ये था हमारा इन एक्स सितु कॉन्जर्वेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा इन सितु कॉन्जर्वेशन क्या होता है। तो इन सितु कॉन्जर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? हम लोग क्या करते हैं एनिमल्स को उसके नेचुरल हैबिटेट में बचाते हैं। नेचुरल हैबिटेट मतलब बेटा कि
ऐसे जानवर को स्पेशली जो अब खत्म हो रहे हैं या फिर खत्म होने की कागार पे आ गए हैं, उन जानवरों को क्या किया जाता है बेटा, बचाया जाता है। पर उनके ही नेचुरल हैबिटेट में बचाया जाता है, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो है वहीं पर उनको बचाया जाता है। तो इसी तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इन सितु कंजर्वेशन बोलते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है बेटा, कि हम लोग को बहुत इजी होता है, क्योंकि भाई उन्हीं का नेचुरल जगह है, हम लोगों को कोई जगह लेने नहीं पड़ता है, स्पेशली कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कुछ नहीं, जो जानवर जहाँ है वहीं पर बचाओ, तो ईजी है और लेस एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर एक पहले जगह लेना पड़ता है, अगर हम एक्सुदो का बात करेंगे तो वहाँ पर उनको जगह लेना पड़ेगा, जगह लेने के बाद ट्रांसपोर्टेशन का पैसा, फिर पालने के लिए जो हम लोग वर्कर्स रखेंगे उसका पैसा, मेंटेनेंस का पैसा बहुत लग जाएगा। पर इसमें क्या होता है, इन सितु में कम एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक बड़े मतलब कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स को और बहुत ज़्यादा प्लांट्स को एक साथ आप बचा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्योंकि ये इसका नेचुरल हैबिटेट्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, तो उनके लिए फेवरेबल होता है कि आराम से उस जगह पर रह सके। डिसएडवांटेज एक ही है बेटा, डिसएडवांटेज एक ही है बेटा कि इतने बड़े एरिया को कंजर्वेशन करने के लिए क्या होता है ना, कि बहुत टेक्नोलॉजी एंड प्लस स्किल पीपल, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी बड़ा एरिया है, अगर कुछ हो जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। तो फिलहाल के लिए इतना कि हम लोग ये जानते हैं कि इन सितु में वहीं पर जानवर या प्लांट्स को रख करके जहाँ पर उनका नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पर वो रहते सहते आए, जहाँ पर वो पैदा हुए, वहीं पर उनको बचाने को हम लोग इन सितु बोलते हैं। और एक सितु मतलब कि जहाँ पर वो पैदा हुए वहाँ से अगर हम हटा देते हैं तो वो हटा करके कहीं और दूसरी जगह, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन या जूलॉजिकल गार्डन है, वहाँ पर पाला जाता है, तो एक सितु कंजर्वेशन कहलाता है। अब इन सितु में बेटा आपका कौन कौन सा जगह है जहाँ पर जानवर या प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है, तो एक मिनट रुकिएगा। तो इन सितु कंजर्वेशन में क्या होता है बेटा, कि नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड रिजर्व फॉरेस्ट, और एक होता है बायोस्फीयर। तो नेशनल पार्क क्या होता है बेटा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं ताकि एनिमल और प्लांट्स का प्रोटेक्शन हो सके। यानी कि ये पार्क जो है बेटा, यहाँ पर एनिमल्स प्लांट तो प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है, पर ये ऐसे एनिमल्स प्लांट नहीं है जो खत्म हो रहे हैं, वो है बाकी है, उनकी तादाद अच्छी खासी है, पर फिर भी सरकार ने क्या किया है, कुछ कुछ ऐसे जंगल है जिनको नेशनल पार्क बना दिया गया है, वहाँ पर टूरिस्ट आराम से जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और ऐसा ही नेशनल पार्क हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, और एक गोरुमारा नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है। आपको बेटा हर एक का एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना है, चाहे वो मतलब कि वेस्ट बंगाल का भी और जो इंडिया में पाया जाता है वो वेस्ट बंगाल का स्पेशली याद रखना है आपको, क्योंकि ऑब्वियसली आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं, मतलब दे रहे तो पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है बेटा, ये ऐसे जगह जहाँ पर इंडेंजर्ड एनिमल्स का प्रोटेक्शन किया जाता है। स्पेशली कौन से एनिमल्स का प्रोटेक्शन किया जाता है, इंडेंजर्ड, जो खतरे के निशान पर, जिनकी तादाद अब खत्म हो रही है ऐसे ऐसे करके। यहाँ पर टूरिस्ट अलाउ है, पर गाइड के साथ अलाउ है। ऐसा आपको नेशनल पार्क चिलिका बर्ड सेंचुरी है, एंड देन आपका है छपड़ामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वेस्ट बंगाल में है। अगर हम बात करेंगे रिजर्व फॉरेस्ट का बेटा, तो यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्शन देते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को, ठीक है। यहाँ पर टूरिस्ट अलाउ नहीं होते हैं, एंड यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको लिखा है बेटा, नन मंगलम रिजर्व फॉरेस्ट जो तमिलनाडु में है, और एक है आपका मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व फॉरेस्ट जो आपका वेस्ट बंगाल में बेटा। इसके बाद आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या किया बेटा, यूनेस्को ने कुछ ऐसे जंगल्स है जिनको क्या किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज का नाम दिया है। और वहाँ पर क्या है बेटा कि पॉचिंग करना, किलिंग करना, ये सब बिल्कुल बैंड है। वहाँ पर आप ना दरख्त काट सकते हैं, ना आप एनिमल्स को कोई भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, चाहे आप पॉचिंग बोलिए या फिर आप शिकार करने जाए, कुछ भी करें, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। उसका एक एग्जाम्पल है सुंदरबन। तो अभी हम लोग ये देखे हैं, एंड देन इसके बाद से हम लोग अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका कुछ ऐसे एनिमल्स, सम इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ना है कि वो लोगों को कैसे बचाया जाता है, एंड देन कहाँ कहाँ पर उनको बचाने के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट शुरुआत हुआ है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग इन सितु कंजर्वेशन का एक छोटा सा पार्ट रह गया था, इसमें देखिए क्या है, JFM एंड PBR।
तो JFM क्या है आपका? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जिनका नाम अरिजीत कुमार बैनर्जी है, उनको आया था। वो जब अरावली फॉरेस्ट जो मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल में है, अरावली फॉरेस्ट में डिविजनल ऑफिसर फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो वो उनके सामने बहुत सारा केस आया कि लोग जो है वहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं जो जंगल के साइड में रहते हैं, वो लोग क्या कर रहे थे कि जंगल के तमाम चीज़ों को यूज़ कर रहे थे जो सरकार की नज़र पर बिल्कुल गैर कानूनी है। तो वो लोग चोर कहला रहे थे इस मामले में। तो इनके पास क्या एक आइडिया आया कि अगर हमको जंगल को बचाना है तो हम लोगों को लोकल लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो क्या करते थे कि उन्होंने एक फॉरेस्ट प्रोटेक्टिंग कमेटी बनाया जहाँ पर उन्होंने लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया एंड देन उनको बोला गया कि आप क्या करिए, आप जंगल में रहिए, जंगल के ज़मीन को यूज़ करिए और आप साथ साथ जंगल की हिफाजत के लिए भी काम करिए। जैसे कि अगर जंगल में कोई इलीगली ट्रीज़ को कट कर रहा है तो उसको देखना एंड देन क्या है आपका कि अगर कोई इलीगली शिकार करता है या फिर जंगल को नुकसान पहुंचाता है, आग लगा देता है, तो ये सब अगर कोई कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप देखिएगा इसको। और इसके बदले सरकार आपको क्या करेगा कि जंगल का जो भी सामान बिक्री होता है, जैसे कि लकड़ी हो गया, फल हो गया या समथिंग लाइक दैट, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, जंगल का जो भी सामान बिक्री होगा उसके मुनाफे का 25% हम लोग उन कमेटी मेंबर्स को दे देंगे जो ये कमेटी में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद से ये काम जो हुआ था वो हुआ था आपका 1971 में। ये जो अरिजीत बैनर्जी ने किया था ये हुआ था आपका 1971 में, ठीक। एंड देन उसके बाद से 1988 में इसको एक कानूनी हक मिल गया, एक रेगुलेशन ही बन गया ये कि हर एक फॉरेस्ट में, इंडिया के हर फॉरेस्ट में क्या किया जाएगा, एक फॉरेस्ट प्रोटेक्टिंग कमेटी बनाया जाएगा और उस फॉरेस्ट के आसपास या उस फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को उस कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा और उनका काम रहेगा जंगल की और जंगल के जानवर की हिफाजत करना। तो 1988 में इसको एक रेगुलेशन ही बना दिया गया और इसका गाइडलाइन 1990 में इसका गाइडलाइन जो है इश्यू हुआ। आप तो जानते हैं कि गाइडलाइन किसको बोलते हैं। गाइडलाइन एक रूल्स की तरह होता है जिसके हिसाब से ये कमेटी काम करेगी। एंड देन आज के टाइम पर इंडिया में टोटल 62,890 कमेटी है अप्रॉक्सीमेटली, और वो टोटल कितना एरिया कवर करते हैं 1,42,54,845 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया को कवर करते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। PBR क्या होता है बेटा? PBR का मतलब होता है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, एक रजिस्टर टाइप का है। तो इसका शुरुआत क्या हुआ एक्चुअली 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया। इस एक्ट के हिसाब से हर वो लोकल लोग जो जंगल के पास रहते हैं या फिर जंगल में रहते हैं वो क्या होंगे, वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स रहेंगे। ये मेंबर्स का काम क्या होगा, एक रजिस्टर को फॉलो करना। उस रजिस्टर में उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट या एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स और प्लांट कितने तादाद में भी पाए जा रहे हैं या फिर उनकी तादाद घट रही है, उस प्लांट या एनिमल से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो सारा चीज़ इस PBR में लिखना पड़ेगा। क्योंकि लोकल कम्युनिटी के लोग ही बेहतर तरीक़ा से जानते हैं कि आसपास में पाए जाने वाले लोकेलिटी में कौन से प्लांट्स और कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं या फिर पाए नहीं जाते। तो इसलिए ये PBR को हम लोग पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहते हैं। तो ये भी कुछ तरीका है जिसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सितु कंजर्वेशन किया जा सकता है। ये मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा कुछ सवाल बन सकता है JFM और PBR से भी। हम लोग बढ़ते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स के तरफ जो खतरे के निशान पर है। खतरे के निशान बोलने का मतलब ये है कि उनके तादाद जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो देखते हैं कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं और उनको बचाने के लिए आज तक क्या किया गया है। तो कुछ ऐसे इंडेंजर्ड एनिमल्स जिनको बचाना बहुत ज़रूरी हो चुका है
क्योंकि उनकी तादाद जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो नंबर 1 है टाइगर कंजर्वेशन। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में टाइगर की तादाद जो है एक वक्त ऐसा आया था 1972, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ टाइगर की तादाद जो है अप्रॉक्सीमेटली 1800 रह गई थी इंडिया में, ठीक है, जिसको बचाना बहुत ज़रूरी हो गया था। फिर उसके बाद से 1 अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया, उस टाइम की प्रेजेंट पीएम इंदिरा गांधी के जरिए। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था कि टाइगर प्रोजेक्ट के हिसाब से 9 फॉरेस्ट को उन्होंने टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट का नाम दे दिया था कि एक ऐसा फॉरेस्ट जहां पर टाइगर को बचाया जाएगा, टाइगर का शिकार नहीं किया जाएगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कानून बनाया गया था। और आज के टाइम पर वो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट 9 से 47 हो चुका है, और इसमें से एक है सुंदरबन टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, बक्सर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। ये कुछ ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ पर शेर को बचाने के लिए, शेर की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लायन कंजर्वेशन। देखो एक्चुअली में हमारे यहाँ पर सिर्फ गिर फॉरेस्ट ही ऐसा है जहाँ पर लायन अभी बचा हुआ है। एक टाइम ऐसा था कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इंडिया में एशियाटिक लायन बहुत हुआ करते थे। एशियाटिक लायन, ऐसे लायन जो एशिया में पाए जाते हैं, बहुत हुआ करते थे, पर बहुत ज़्यादा शिकार या फिर खाने की कमी या रहने की जगह की कमी की वजह से क्या हुआ, इनकी तादाद जो है धीरे धीरे कम होती गई। तो 1965 में 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गिर फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दे दिया, एंड देन उसके बाद 10 साल के बाद उसको नेशनल पार्क का नाम दे दिया गया। एंड देन ताकि ये फॉरेस्ट में लायन की उस स्पीसीज को बचाया जा सके जो सिर्फ एशिया में पाए जाते हैं। एंड देन 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से वो क्या करते कि वो उन सारे जंगल में जहाँ पर एशियाटिक लायन नहीं पाए जाते हैं इंडिया के जंगलों में, वहाँ पर एशियाटिक लायन को रीइंट्रोड्यूस कराया जाए, वहाँ पर छोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी तादाद को वहाँ पर बढ़ा सके। देखो रीइंट्रोड्यूस कराने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी वो लोग गिर के जंगल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है ना कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लायंस पाए जाते हैं, तो ये लायंस के लिए शिकार को पकड़ना और रहने की जगह तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक लायन, सारे लायन तो एक जगह रह के नहीं, मतलब मिलकर नहीं रह सकते, और एक ही प्रे के ऊपर तो रिले नहीं कर सकते। तो उन लोगों को दूसरे जंगल पर लेके जाया गया कुछ लायंस को, ताकि उनको जगह मिले, उनको शिकार मिले उनका, और वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके और अपनी तादाद को आराम से बढ़ा सके। इसलिए एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट बनाया गया, और सबसे पहले कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पर गिर के फॉरेस्ट से एशियाटिक लायंस को जाकर के रीइंट्रोड्यूस कराया गया ताकि उनकी तादाद बढ़े। नेक्स्ट है राइनोसोरस कंजर्वेशन। राइनोसोरस कंजर्वेशन 1910 से ही स्टार्ट किया गया था। इसका कंजर्वेशन 1 हॉर्न राइनो कंजर्वेशन होता है, और हमारे यहाँ पर एक जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है जहाँ पर राइनोसोरस का बचाव किया जाता है। गोरुमारा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, और मानस नेशनल पार्क जो है वो आसाम में पाया जाता है। अब यहाँ पर इनके बचाव क्यों की जाती है? स्टडी के हिसाब से राइनोसोरस को मार दिया जाता है सिर्फ उसके हॉर्न के लिए। उनका जो सिंग होता है, वो सिंग के लिए क्या करते हैं लोग, ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए राइनोसोरस को मार दिया जाता है, और देन उसका सिंग को जो है ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। तो इसी की वजह से राइनोसोरस की जो तादाद है वो कम होती जा रही थी, इसलिए ये सारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट हम लोगों का है क्रोकोडाइल एंड रेड पांडा। चलिए देखते हैं। ओके, लास्ट है रेड पांडा कंजर्वेशन एंड क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। तो रेड पांडा कंजर्वेशन क्या है? देखो, रेड पांडा जो है एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है। ये सिर्फ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और मेघालय में। तो क्योंकि बहुत ही कम एरिया में पाया जाता है, तो इसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो सिक्किम, वेस्ट बंगाल के जंगल्स वगैरह में जाते हैं जहाँ पर टूरिस्ट को परमिट है, और वहाँ के जू में भी रखा हुआ है रेड पांडा। तो उसको देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, तो इकोनॉमिकली वैल्यू उसका बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। पर क्या होता है, शिकारी कुत्ते जंगल के कट जाने की वजह से या फिर रोड हाईवे के एक्सीडेंट की वजह से क्या होता है ना, रेड पांडा जो है आहिस्ते आहिस्ते कम होने लगे। तो इनको बचाने के लिए एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है सिंगलीला नेशनल पार्क। स्पेशली वो एक ही ऐसा एक पार्क है जहाँ पर रेड पांडा का कंजर्वेशन चल रहा है। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा पार्क है जहाँ पर रेड पांडा के कंजर्वेशन के लिए मुहिम चलाया गया है। नेक्स्ट है आपका क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। अब क्रोकोडाइल जो है आपका इंडिया में 3 तरह का क्रोकोडाइल पाया जाता है। एक है आपका मगर क्रोकोडाइल जो हर पानी में आपको मिलेगा, इसका साइंटिफिक नेम होता है क्रोकोडाइलस पैलेस्ट्रीज। नेक्स्ट है आपका सॉइल वाटर क्रोकोडाइल जो नमकीन पानी में रहता है, स्पेशली मैंग्रोव फॉरेस्ट के इलाके में, जैसे सुंदरवन इलाका हुआ, उसका नाम है क्रोकोडाइलस पोरोसस। नेक्स्ट है आपका घड़ियाल, ये आपका इसका साइंटिफिक नेम है गैबिलिस गैंगेटिकस। ये आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे देश के नदियों में तो आपको मिल जाएगा। क्रोकोडाइल ट्रस्ट बैंक एक बनाया गया था एक बायोलॉजी से जिनका नाम है रोमुलस व्हाइटटेकर। उन्होंने क्या किया था, एक मद्रास में क्रोकोडाइल ट्रस्ट बैंक बनाया जहाँ पर क्या किया जाता है, क्रोकोडाइल को बचाने के लिए उनको एक जगह रखा जाता है, उनको खाना पीना दिया जाता है, उनके जो अंडे होते हैं उसको हैच कराया जाता है, एंड देन उनके बच्चे जब हो जाते हैं तो उनको पाला जाता है, पोसा जाता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन सब क्रोकोडाइल्स को उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाता है। और एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पर क्रोकोडाइल को मैनेज करना और ब्रीडिंग करने के बारे में सिखाया जाता है। नाम है उसका क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो 1980 में बनाया गया था। तो दिस इज ऑल फॉर योर चैप्टर नंबर 5.4 एंड यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। और ये चैप्टर के साथ हम आपको इस वीडियो के साथ हम आपको एक छोटा सा लास्ट में एक ईयर वाइज का जो क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी अटैच कर देंगे। आप इस वीडियो के बाद भी 10-15 सेकंड का वो रहेगा, आप उसको देख लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, जिसकी वजह से क्या होगा जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 5 नंबर चैप्टर जो है इससे कैसे क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम्स में। तो होप्स आपको सारा चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग दोबारा से रिकैप करेंगे उन सारे चैप्टर्स को जो मार्क्स के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले उन सब चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद से दूसरे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो मार्क्स के हिसाब से थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को एंड देन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।